हे गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड रुआन जी को ही दिखाया जाता है, जो कि एक वॉइस ओवर एक्ट्रेस है। अभी भी वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद हमें एक बार में लड़की को दिखाया जाता है, जो कि किसी पर्सन से चैटिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि वाओ, इसकी वॉइस कितनी प्यारी है। रुआन जी भी यहीं पर आके उसका ड्रिंक ही पीने लग जाती है, ये हैरान कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रुआन कहने लगती है कि इसमें क्या हो गया, वैसे भी तुम मेरा ही तो वेट कर रही थी। ये सब वो एक लड़के की आवाज़ निकाल के ही कह रही होती है। अब फिर इस लड़की को समझ आ जाती है कि वो आज तक जिससे बात कर रही थी वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। उसका तो दिल टूट के ही रह गया था। वो अब उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या फिर उसे रीज़न बताती है कि तुमने भी तो मेरी बेस्टी के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया था, सो उसका रिवेंज मैंने ले लिया। अब इसमें क्या खराबी है। हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि कैसे इसकी बेस्टी टाव टाव ने इसे वीडियो कॉल करके उस लड़की की शक्ल दिखाई थी जिसे लेके उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। अब फिर फ़ोन देखने पे इसे पता चलता है कि टाव टाव की तो इसे बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं। ये फ़ौरन से उसके पास जाने लगती है। आज उसकी बर्थडे थी तो उसने पार्टी का अरेंज किया था, इसलिए जल्दी से इसे भी वहाँ आने को ही बोल रही होती है। आज तो यहाँ पे स्पेशल बर्थडे टाव की होती है और सरप्राइज़ उसने रुआन जी के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। अब अगले सीन में हमें इसे होटल में ही दिखाया जाता है। इधर से गुजरते हुए जैसे ही इसकी एक नज़र पास वाले लड़के पे पड़ती है ना, तो ये हैरान कि आखिर ये मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहा है। इतने में टाओ भी इसके पास पहुंच आई थी। टाओ इसके लेट आने पे नाराज़ तो होती है, बट रुआन ने उसे मना ही लिया था। एंड साथ ही साथ ना फिर उसे सारी बात का ही बता देती है कि कैसे उसने उसका रिवेंज फिर उस चीटर गर्ल से ले लिया है। ये सुन के यहाँ पे टाव टाव तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बाद में इसका एक्स इससे अपोलोजाइज़ करने आया भी था। ये सारी बात वो यहाँ पे रुआन को बताती है, बट इसने तो फिर फाइनली उस धोखेबाज से ब्रेकअप कर लिया। उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। रुआन तो यहाँ पे अब जब काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है तो टाव टाव उसे ऐसा करने से रोकने ही लग जाती है। टाव ने इससे जिस स्पेशल गेस्ट को मिलवाना था ना, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो चीज़ैन ही होता है। उसे देख के ये तो काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज रह गई थी। इसी के साथ ही हमें फिर फ्लैशबैक में चीज़ैन और रुआन जी को ही दिखाया जाता है कि कैसे वो यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। चीज़ैन तो इसका क्रश भी होता है। एक दिन फाइनली इसने उसे प्रपोज करने का भी सोच लिया था, लेटर्स वगैरह लिख के। जैसे उसके पास जा रही होती है तो तभी वो चीज़ैन को किसी और लड़की के साथ देख लेती है। वो तो उस लड़की के साथ मिलके ना कहीं जाने की प्लानिंग कर रहा था। ये सब सुन के ही ना रुआन जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। अब फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। टाव टाव तो इन्हें कुछ पर्सनल स्पेस दे के वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है। ये दोनों तो काफ़ी टाइम बस ऐसे ही चुप करके बैठे ही रह जाते हैं, एक दूसरे से कोई भी खास बात नहीं करते। रुआन को इससे फिर पूछने पे पता चल गया था कि इस दफ़ा तो शायद चीज़ा है फिर परमानेंट रहने के लिए ही चाइना वापस आया। जैसे ही वो सुनती है कि इसने अभी तक वही रिंगटोन अपने मोबाइल में सेव की हुई है, जो कि इसने उस दौर में ना खुद बना के उसे गिफ्ट की थी। वो शौक रह जाती है कि इसने अभी तक उसे चेंज क्यों नहीं किया। चीज़ैन के जाते ही मास्टर लिलियन का मैसेज आता है तो टाव देख के हैरान कि क्या तुम इसे जानती हो। अब जब उसे पता चलता है कि दोनों ही ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं तो इसने फिर अपनी सेटिंग इसके साथ करवाने को ही कहने लग जाती है कि देखो, मैंने भी तो तुम्हें आज चीज़ैन के साथ मिलवाया। रुआन ने तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि वो तो टुन्नी हो चुकी थी, ऊपर से अपना रूम कार्ड भी कहीं पे खो ही जाती है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो आखिर कहाँ पे है। टाओ एक लेडी को इसे किसी रूम में छोड़ने का कहने लग जाती है। यहीं पे हमें चीज़ैन को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी शॉवर लेके निकला ही था कि सामने पड़ी रुआन को देख के सरप्राइज़ कि ये इधर कैसे आए। वो तो टुन थी, इससे कोई भी बात नहीं कर पा रही होती, तो ये उसे उठा के अब सोफे पे ही लिटाने लग जाता है। अब ये जैसे ही उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था ना, तो उससे तो साफ ही पता चल जाता है कि ये भी रुआन को लाइक करता है। इसके जैसे ही आँख खुलती है तो चीज़ैन को धक्का देने ही लग जाती है कि तुम आकर यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि तुम चीज़ैन ही हो। और बस फिर क्या था, यहाँ पे बस अजीबो गरीब सी हरकतें करना स्टार्ट। ये उसे नीचे आने को बोलने लगा था और साथ वाले रूम के लोग ये सुन के समझ रहे होते हैं कि जैसे अंदर मौजूद लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। अब जैन जैसे उसे गिरने से बचाता है ना, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए थे। यहीं पे फिर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं, तो आगे से ये सीन देख के एकदम शॉक। फिर आप क्या ही कहते, अगले दिन इसकी आंख एक फ़ोन कॉल से ही खुलती है। ऑफिस जाने के लिए रेडी होते वक्त ये तो कल वाली अपनी सारी हरकतों को याद करके ना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस भी फील कर रही होती है कि किसी ना किसी तरह इसे रूम में फिर रात को पहुंचा ही दिया गया था। बट ये अब ये भी सोच रही होती है कि चीज़ें मेरे बारे में क्या सोचता होगा।
इसे ऑफिस के लिए लेट हो रही थी। टाउ टाउ की हेल्प मांगती है बट वो कहती है कि देखो मेरे पास भी गाड़ी नहीं है। अब फिर मजबूरी में इसे चीज़ेन के साथ ही वहाँ से जाना पड़ जाता है। आज तो वो लग भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहा था। अपने कल वाले वियर्ड बिहेवियर पे ना इसने फिर उसे अपोलोजाइज भी कर ही लिया था। अब जैसे ही रुआन वहाँ से जाने लगती है तो ये उसे पीछे से देख के स्माइली पास करता है। ये जल्दी से ड्रेस चेंज करके ऑफिस आ जाती है। यहीं पे हम इसके एक कॉलीग रूजू को भी देखते हैं जो कि इसका एक तरह से बेस्ट फ्रेंड भी है। इन्हें तो एक पर्सन देख के ना वहाँ से चला ही गया था। अब वो कौन है फिलहाल हमें ये तो नहीं दिखाया गया। आज के दिन तो इनकी कंपनी में न्यू डायरेक्टर साहब भी आने वाले थे जो कि कोई और नहीं बल्कि चीज़ें नहीं होता है। रुआन तो बस उसे देखती ही रह जाती है। आते ही चीज़ें ने तो यहाँ पे ग्रुप वगैरह बदलने भी स्टार्ट कर दिए थे। रूजू को तो ख़ास तौर पे इसने रुआन की पार्टनरशिप से हटा दिया था। रूजू तो बहुत कहता रहता है कि ऐसा मत करो बट वो कहाँ अब किसी की मानने वाला होता है। मीटिंग ख़त्म करके वहाँ से चला ही गया था। अब जैसे ही जीजैन अपने ऑफिस आते हैं तो तब उसके पीछे पीछे रुआन भी आ गई थी। वो इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि आखिर आते ही तुम ये सब कुछ चेंज कैसे कर सकते हो। इसने तो उसका ये बिहेव देख के ना जॉब से रिज़ाइन करने का ही डिसाइड कर लिया था। पर वो इस बात के लिए भी नहीं मानता कि सारे बड़े प्रोजेक्ट्स तो तुम्हें दे दिए गए हैं तो तुम उन्हें ऐसे कैसे कैंसिल कर सकती हो। अगर ऐसा किया ना तो फिर तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी और यही सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। क्या तुमने रीड नहीं किया। अब फिर बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। और साथ ही साथ उसे ना एक डील करने को भी कहने लगा था कि 1 मंथ के अंदर अंदर तुम ना यहाँ पे फर्स्ट टायर ब्रॉडकास्टर बन गई तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ। इसने 1 मंथ के अंदर अंदर ना यहाँ पे 1 मिलियन फॉलोअर्स ही इकट्ठे करने थे। ये भी यहाँ पे उसे डील कर लेती है कि हाँ ज़रूर मैं ऐसा करके रहूँगी। रोहान ने तो अब से ही अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। थक हार के लीलन से बात करने पे इसका मूड तो यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। वो इसका फ्रेंड जो था जैसे ही जीजन ऑफिस पहुँचता है तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। रोहान तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इवन के अंधेरा होने की वजह से इसने तो यहाँ पे जीजन को भी हिट ही कर दिया था। अब तो पनिशमेंट के तौर पे इसे जी के लिए खाना भी बनाना ही पड़ जाता है। इस बात से ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है बट क्या ही करती। दोनों ऑफिस में कैंडल्स वगैरह जला के यहीं पे बैठ जाते हैं। अब फिर ये उससे अपोलोजाइज करने लग जाती है कि देखो मेरा ना तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था बट ये गलती से हो गया। काम करते वक्त इसे फिर से मास्टर लैंड की कॉल आ जाती है जो कि इसकी अब लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी हेल्प करने वाले थे। अगले दिन जैसे ही ये ऑफिस लेट आती है तो रूजू के हत्थों चढ़ जाती है कि हमेशा ही तुम्हारे लेट आने की वजह से सब कुछ मुझे ही पीछे से हैंडल करना पड़ता है। ये फिर उसे सॉरी बोलने लगती है। जीजैन की नोज़ पे चोट लगी होने की वजह से यहाँ पे लोग तो काफ़ी सारी गॉसिप्स करने लगते हैं। इवन के स्टाफ ही अब इधर ये सारी बातें सुन के ना रुआन को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जाहिर सी बात है उसकी ये हालत इसकी वजह से ही तो हुई थी ना। अब से रुआन के साथ लैन नहीं काम करना था तो टीम बदलने की वजह से लूजू को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। बाद में इन दोनों को इकट्ठे में देख के जीजैन तो बहुत ही जेलस फील करने लगा था। ऑफिस आके ये तो फिर रुआन के साथ बिताए पास्ट में सारे पलों को याद करने लग जाता है। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि जिससे रुआन अक्सर बात करती है ना मिस्टर लैन वो कोई और नहीं बल्कि ची जैन ही है। ची ने तो अब्रॉड जाने से पहले रुआन को कॉल करके अपने साथ चलने को भी बोला था बट तब उसने इनकार कर दिया था। जाहिर सी बात है तब तो उसे जेलसी फील हुई थी ना कि आखिर ये एक लड़की के साथ कैसे जा सकता है। और फिर तभी फ़ौरन से उसने फ़ोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें टाओ और रुआन को ही साथ में दिखाया जाता है। वो तो इससे यही कहने लगती है कि मुझे लगता है कि चीज़ें और तुम्हारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है पर उसे ऐसा नहीं लगता था। अब 1 मिलियन फॉलोअर्स को पूरा करने के लिए रुआन ने तो टाओ के साथ मिलके ना एक टीम ही बना ली होती है। सारे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और मिलके ही काम करते हैं। रुआन ने तो अब अपने ग्रुप में ना लैन को भी शामिल करने का डिसाइड कर लिया था। इधर लूजू उसे अपनी कोई दिल की बात शेयर तो करना चाहता था बट मीटिंग पे बुलाने पे रुआन को उठ के जाना ही पड़ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रुआन तो आज अपने फिर डब किए हुए सीन्स को देख के काफ़ी ज़्यादा टची हो जाती है। आखिर को इसमें वही डायलॉग्स ही बोले जा रहे थे जो कि वो उससे कहना चाहती थी। इसे तो खोया खोया सा देख के डायरेक्टर भी हैरान कि इसे क्या हुआ है। आज के इनके ड्रामे की फाइनल शूटिंग थी तो सारे ही रात को पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। इनकी सारी बातें इस चीज़न भी सुन नहीं रहा होता है। सभी को बार में एंजॉय करते ही दिखाया जाता है। इन सबको जैसे ही चीज़ें ज्वाइन करता है ना तो यहाँ पे सभी सरप्राइज रह जाते हैं। रुआन भी मन में सोचने लगती है कि ये तो ऐसी पार्टीज़ में कभी जाया ही नहीं करता था तो अब क्यों आया। आज का बिल भी ची ने ही पे करने का अनाउंस कर दिया था। जेलसी की वजह से लूजू और रुआन को तो इधर कुछ भी परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा होता। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है कि आखिर इस बंदे को मसला क्या है।
रुआन तो यहाँ पे फिर एक दफ़ा फिर से पास्ट की मेमोरीज में ही खो गई थी कि कैसे एक दफ़ा उसने जी के साथ भी एक परफॉर्मेंस दी थी। कितने अच्छे दिन थे ना वो। इसने तब उससे प्रॉमिस भी लिया था कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ भी लव सॉन्ग सिंग ना करना। तो इसी वजह से ये तो उसे लुयू के पास पटकने भी नहीं देता। अब जैसे ही उसे बाहर लाता है तो तब इनके बीच ना उस लड़की लिन को लेके काफ़ी ज़्यादा बात होती है। इवन के दोनों यहाँ पे फाइट ही करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच दूरियां बनी थी। ऊपर से लिन की भी एंट्री हो चुकी थी, जिसे देख के ना इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तभी हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है कि इन दोनों को वहाँ से जाने से रोकने के लिए रुआन इनके पीछे आई भी थी, बट किसी ने उसे देखा ही नहीं। लूजू इसे बुलाने आता है तो ये फिर उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई चली जाती है। लिन की वजह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो भी आज तक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और इस बारे में फिर इससे भी बात करने ही लग जाती है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में ना लिन जी जैन की आंटी ही है और इनका दूसरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बस यही बात अब जी जैन ने ना यहाँ पे रुआन को क्लियर करनी थी, जो कि आज तक वो कर ही नहीं पाया और इसी बात से ना काफ़ी अपसेट भी रहा करता है। इवन के अपनी आंटी पे भी गुस्सा करने लगा था कि ये सब आपकी गलती है। लूजू ने फाइनली इससे अपनी लव की कन्फेशन कर ली थी। साथ में ये भी कहता है कि बेशक अभी कोई जवाब ना देना, इस बारे में सोच लो अच्छी तरह से। वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है कि ये तो मेरा फ्रेंड था ना, अब फिर क्या करूँगी, और इसे लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। खैर फिलहाल तो चुप ही रह जाती है, उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन ऑफिस में तो रुआन अपना ध्यान काम में लगा ही नहीं पा रही थी, तो सभी हैरान होते हैं कि आखिर इस लड़की को दिन ब दिन होता क्या जा रहा है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद लुजू ची से टू द पॉइंट बात करता है कि क्या तुम आज भी रुआन को पसंद करते हो। तो वो कोई ख़ास रिप्लाई नहीं करता कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। लुजू रुआन को पसंद करता है, ये बात तो चीज़न अच्छे से जान गया था। अब तो दोनों में टफ किस्म की लव राइवलरी होने ही वाली थी कि देखते हैं कि रुआन आखिर हम दोनों में से अब किसे चूज़ करती है। आज जब यहाँ पे चीज़न लैंड बन के रुआन को जवाब दे रहा होता है तो इतने में ऊपर से ना ये भी आ जाती है। खैर पकड़ा जाने से वो तो बच ही गया था। रुआन को यहाँ पे ज़रा भी शक नहीं होता। अब इसके पूछने पे वो फिर फाइनली खाना खाने के लिए माने जाते हैं। दोनों को इसके बाद एक रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। इससे पहले कि चीज़न कोई भी बात करता, उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देता, ऊपर से लिन की कॉल आ जाती है। ये देख के रुआन का तो मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया था कि हाँ हाँ तुम दोनों बातें करो, मैं तो पागल ही थी जो यहाँ पे आ गई, और फिर वहाँ से जाने की करती है। अब बाद में जैसे ही यहाँ पे इसे लैंड की कॉल आती है ना, तो ये उसे फिर अपने कंसर्ट में ही आने के लिए इन्वाइट ही करने लग जाती है कि पहले लुजू ने आपसे बात की थी, आपने तो उसे मना कर दिया। वो जब यहाँ पे फ़ौरन से मान जाता है तो तब इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। लैंड से तो वो अपने दिल की सारी बातें शेयर भी कर लिया करती है। इवन के ये भी बताने लगी थी कि मेरा एक पुराना फ्रेंड था ना, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था, वो अब वापस आ गया, और ये भी कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे अपने लव की कन्फेशन की है, अब मैं क्या करूँ। वो तो यहाँ पे इसे यही मशवरा देता है कि देखो अब तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब को तुम खुद ही हैंडल करो, उन्हें फिर फेस करो। ये भी उसकी बात समझ जाती है कि हाँ ठीक है, और साथ ही साथ ये अच्छा सा मशवरा देने के लिए ना उसे यहाँ पे थैंक यू ही बोलने लगी थी। अब उसे क्या ही पता कि आगे से तो चीज़ है ना, दोनों ही फिर बात ख़त्म करके फ़ौरन से अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में रुआन अपनी बैड कंडीशन में जैसे ही डायरेक्टर का पाँव पकड़ती है तो वो एकदम डर ही जाते हैं कि रुआन तुम्हें क्या हुआ। इसकी हालत भी काफ़ी अजीब व गरीब जो रखी थी। अब ये फिर उन्हें बताने लग जाती है कि 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव करना मेरे बस की बात नहीं है। रात को लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसने काफ़ी सारा हार्ड वर्क किया था। स्लोली स्लोली इसके फॉलोअर्स बढ़ भी रहे होते हैं, बट अब ये उन सारी चीज़ों से काफ़ी तंग भी आ चुकी थी कि ये मुझे तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा। डायरेक्टर अब और क्या ही कहते, इसकी हिम्मत ही बंधाने लग जाते हैं कि डोंट वरी, सब कुछ बाद में ठीक हो ही जाएगा। आजकल रुआन लूजू को अवॉइड करने की भी कोशिश कर रही थी, तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, और मन में तो यही ख्याल आता है ना उसके कि मुझे इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए वो रुआन से कह देता है कि अब तुम मुझे कोई भी जवाब ना दो तो सही होगा, बस हम फिर से पहले जैसे फ्रेंड से बन जाते हैं। ये भी उस सब के लिए उसे सॉरी बोलने लगी थी, बट इट्स ओके कह देता है। वैसे भी उसे बात ना करके वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहा था। अब चलो फ्रेंडशिप के होते हुए उनका रिलेशनशिप पहले जैसा तो हो सकता था ना। चीज़ें जैसे ही इन दोनों को साथ में देखता है तो वो रुआन को अपने ऑफिस ही आने का कहने लगा था। इवन कि यहाँ पे बेचारा काफ़ी ज़्यादा जेलिस भी फील करता है। आज तो इसने उसके लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर किया हुआ था, जो कि एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस ही होता है। ये तो वो लेने से साफ मना कर देती है।
चीज़ें तो बार बार उसे ये रिवॉर्ड समझ के लेने को ही कह रहा था कि वैसे भी तुम काफ़ी सारी मेहनत कर रही हो, बट ये कंटिन्यूसली इनकार करती रहती है और ये भी झूठ बोलने लगी थी कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड भी है। अब ये सब सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है और ये भी कहने लग जाती है कि आप प्लीज़ मुझे ऐसे ट्रीट मत किया कर, वरना फिर मेरे बॉयफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर इससे पूछने लग जाता है कि कहीं लूजू का प्रपोज़ल तुमने एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। तो ये उसे कह देती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि लैंड मास्टर मेरे बॉयफ्रेंड है। अब तो वो फिर इसे उनसे मिलवाने का ही कहने लग गया था। आखिर को जानता जो था कि वो खुद ये साहब खुद ही तो हैं। अब रुआन की परेशानी में इजाफा, उसने ये बात टाव टाव से शेयर कर ली थी कि मैं तो एक ट्रबल में फंस चुकी हूँ, क्या करूँ। वो तो उसे अब एक पर्सन को अपना बॉयफ्रेंड हायर करने का ही मशवरा देती है कि वैसे भी लैन को आज तक किसने देखा ही नहीं, तो तुम्हारे बॉस को अब कहाँ से पता चलेगा। इसने अब चीज़न को एड्रेस भेज दिया था कि वहाँ पे मेरी आज लैन के साथ डेट है, तो आ जाना। अब फिर रुआन को एक आदमी के साथ ही रेस्टोरेंट में बैठे दिखाया जाता है। ये साहब तो बहुत ही बातूनी एंड दो नंबर आदमी होते हैं। वो तो ना सिर्फ रुआन के यहाँ पे प्रोफेशनल को लेके बात करने लगा था, बल्कि उसकी एज को लेके भी काफ़ी पॉइंट आउट करता है कि इस एज में तो यहाँ पे लड़कियों की शादी होनी चाहिए। और अपनी मम्मी को भी बीच में लेके आया था कि उसे ना तुम जैसी लड़कियाँ ज़रा भी पसंद नहीं होंगी बेचारी को। यहाँ पे इसने काफ़ी सारी बातें सुना दी थी। ये सब सुन के ना रुआन को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से चीज़न भी आ चुका था, उसने भी इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। उसे फिर उसके टक्कर का तो जवाब ये दोनों ही यहाँ पे देने लग जाते हैं। चीज़न ने तो खुद को रुआन का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवा दिया था। अब इस पर्सन को यहाँ पे अच्छी खासी बातें सुनाने के बाद दोनों ही चलते बनते हैं। रुआन फिर बाहर आके उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि मैंने लैन वाली बात तुमसे झूठ बोली थी, ये तो वो पर्सन था ही नहीं। वो भी फिर पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रुआन भी कह देती है कि तुम्हारी वजह से, ये तुम ऐसे ही आजकल मेरे साथ बिहेव कर रही हो ना, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। जब चाहो मेरी लाइफ में आ भी जाते हो, जब चाहो फिर चले भी जाते हो। मैं बस तुमसे छुटकारा ही हासिल करना चाहती हूँ। वो भी कहने लगा था कि क्या सच में तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो। अब दोनों के बीच यहाँ पे अच्छी खासी बहस हो गई थी। ये तो फिर गुस्से में ना उधर से चली ही जाती है। घर आके जब ये पुरानी डायरी में से रुआन की फ़ोटोज़ देखता है तो फिर से पुरानी यादों में ही खो गया था कि पता नहीं कब रुआन को एहसास होगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा लव करता हूँ। लिन फिर इसे कॉल करके कल मिलने का टाइम मांगती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी का तुम्हारे लिए भेजा हुआ गिफ्ट ही देना है। इसने उसे कल ऑफिस आने का ही कह दिया था। नेक्स्ट हमें एक स्ट्रेंजर को ही दिखाया जाता है जो कि किसी लड़की को फॉलो करके अटैक ही करने वाला था। सो ऑफिस आके डायरेक्टर सबको एहतियात करने को ही बोलने लग जाते हैं कि आजकल एक स्ट्रेंजर स्पेशली गर्ल्स पे अटैक करता फिर रहा है। चीज़न का मूड तो काफ़ी ऑफ था। आज तो उसने डायरेक्टर को भी ना खूब सारा डांट दिया था, वो भी रुआन के सामने। वैसे भी उसकी रात की फ़्लाइट थी तो उसे अपना काम कल तक कंप्लीट ही चाहिए था। लंच के वक्त जब रुआन की नज़र लिन और चीज़न पे पड़ती है ना, तो उस वक्त ये भी काफ़ी ज़्यादा जेलिस फील करने लग जाती है। लिन तो उसे गिफ्ट देने के लिए आई होती है, ये तो फिर वो लेता हुआ वहाँ से चला ही गया था। रात को यहाँ पे सारे कोलीग्स तो ग्रुप बना के ये चले गए थे, बाकी रुआन ही रह जाती है। घर में इंटरनेट ना होने की वजह से ना उसे अपनी लाइव ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में ही करनी पड़ गई थी। जैसे ही अपना काम ख़त्म करके वहाँ से जा रही होती है, पीछे से कोई इसे फॉलो ही करने लग गया था। ये तो काफ़ी ज़्यादा घबरा के भागना स्टार्ट कर देती है। इस वक्त अंधेरा भी था, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर मैं क्या करूँ। ये तो शुक्र है कि उस वक्त लिन एंड टाइम पे आके इसकी हेल्प कर देती है। इसके लिए रुआन उसे बाद में थैंक यू भी कहने लगी थी। लिन अब बाकायदा इसे लेके अपने घर ही आ चुकी थी। एक्चुअली में वो रुआन को चीज़ैन के कहने पे ही देखने के लिए आई थी। बिजनेस मीटिंग पे जाते हुए वो अपने पीछे से ना लिन को रुआन का ख्याल रखने का ही कह के गया था। अब तो फिर रुआन की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म ही कर देती है कि चीज़ैन की एक्चुअली में मैं आंटी हूँ, पता नहीं तुम हमारे रिलेशनशिप को लेके क्या सोचती होगी। ये सुन के रुआन तो एकदम शॉक्ड ही रह गई थी। दोनों ही फिर मिलकर ड्रिंक भी करने लग जाती हैं। लेकिन फिर उसे अपने बारे में ही बताने लग गई थी कि मैं चीज़न से बस चंद माह ही बड़ी हूँ, तो इसलिए वो हमेशा बस मुझे नेम से ही बुलाता है और इतना ज़्यादा शर्मीला भी है कि किसी को बताता ही नहीं कि एक्चुअली में मैं उसकी आंटी हूँ। बहुत सारे लोगों को बस ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जैसे कि अब जाहिर सी बात है तुम्हें भी हो गई है, वैसे भी हमारा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। वो तो इसे चीज़न की नेचर के बारे में भी बताने लगी थी कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार
किसी से भी नहीं करता। इवन कि अगर गुस्से की बात करें तो उसमें वो भी बहुत तेज़ है। कोई बात उससे बर्दाश्त हो ही नहीं पाती। स्पेशली तुम्हें लेके तो ख़ास तौर पे वो बहुत ही पॉसेसिव है। इवन कि अब्रॉड जाने से पहले वो तुम्हारी डबिंग का ही हॉलीवुड इंडस्ट्री में एडमिशन करवाना चाहता था, बट तब कुछ तुम्हारी एप्लीकेशन में गड़बड़ी हो गई थी, तो इसलिए वो खुद ही वहाँ से चला गया और सब कुछ जाके उसने क्लियर ही कर दिया था चीज़। एंड तो फिर अगले ही दिन मॉर्निंग रोहन को देखने के लिए यहाँ पे पहुँच जाया था। उसे इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र जो हो रही थी। वो तो इवन के रोहन को अपना घर ही शिफ्ट करने का आइडिया दे देता है कि वो जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। चाहती तो रोहन भी यही थी, लेकिन अब इसे तो अपने ऑफिस के करीब कोई भी घर मिल ही नहीं रहा था। अब लिन इसके इशारे पे उसे बताती है कि मेरे पड़ोस में ना एक अपार्टमेंट खाली है, अगर तुम वहाँ मूव होना चाहती हो तो हो जाओ। ये भी फिर फ़ौरन से मान ही गई थी। शिफ्टिंग वगैरह करने में डायरेक्टर ने इसकी हेल्प कर दी थी। आखिर को वो इसका एक अच्छा भाई जो था। इधर तो फ्रिज में यहाँ पे बहुत सारी इसकी फेवरेट जेलीज भी रख दी गई थी। अब ये सब कुछ देख के रुआन को तो शक होने लग जाता है कि ज़रूर ये अपार्टमेंट दिलवाने में ना चीज़न का ही हाथ होना है, वरना मेरी पसंद का उसके अलावा किसी को तो पता ही नहीं है। लिन तो यही चाहती थी कि बस अब ये दोनों अपने बीच की दूरियां ख़त्म करके जल्दी नज़दीक आ जाएं। अगली सुबह इसे जाते हुए यहाँ से रुआन ने भी देख ही लिया था, सो ये फिर उसे स्टूडियो ले जाने में उसे लिफ्ट ही दे देता है। अब गाड़ी में आके ये उसे थैंक यू भी कहने लगी थी कि मुझे अपार्टमेंट दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब ये हैरान कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम्हें लिन ने बताया? तो ये कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसे गेस किया। खैर अब वो आगे से क्या ही कहता, इसने तो ची को ये भी बता दिया था कि मुझे तो अब ये भी मालूम हो गया है कि लिन तुम्हारी आंटी हैं। ये बात खैर उन्होंने मुझे खुद ही बताई थी। पास्ट में वो सब गलत फहमी समझने के लिए यहाँ पे उससे सॉरी भी बोलने लग जाती है। अब जो होना था वो तो हो गया ना। दोनों ने एक दूसरे से दिल की बात शेयर करके थोड़ा सा अपने दिल का बोझ हल्का कर ही लिया होता है। ये तो रुआन का हाथ पकड़ के उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लग गया था कि क्या तुम आज भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहोगी। उसने तो आगे से इससे अपोलोजाइज़ कर लिया था कि मुझे अभी सोचने का थोड़ा सा टाइम तो दो, जो कि ऑब्वियसली सी बात है ये दे भी देता है, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी हो गया था। आज जब रुआन लैंड से मिलने के लिए कहती है तो आगे से वो इनकार कर देता है कि मैं किसी काम से बाहर गया हुआ हूँ, सो इसलिए अभी हमारी मुलाकात होना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे उसे लग रहा था कि जैसे कहीं लैंड की वजह से ही तो मुझे इनकार नहीं कर रही। प्रोजेक्ट के लिए इसे मैनेजर की कॉल आ गई थी और इसे किसी को भी ना बताकर वो स्टूडियो आने का ही कहने लग जाती है। ये भी फ़ौरन से वहाँ पे जाने ही लग गई थी। यहीं पे चीज़न भी आया था, वो भी मास्टर लैंड की आइडेंटिटी लेकर। इसने मास्क वगैरह लगाया होता है ना, तो इसलिए इसे कोई पहचान ही नहीं पाता। अब इसे जब पता चलता है कि लैंड तो इधर आया है तो ये हैरान कि उन्होंने मुझे क्यों कहा था कि मैं कहीं बाहर गया हूँ, वो आखिर मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहा है। खैर फिर वो सारी बातें भुला के उनसे मिलने के लिए निकल पड़ती है। अब चीज़न इसे देख के हैरान और चुपने की कोशिश करने लगा था कि अभी इसे मेरी लैंड वाली आइडेंटिटी के बारे में ना ही पता चले तो यही बेहतर होगा, वरना फिर इसने मुझसे नाराज़ ही हो जाना है। इतनी मुश्किल से तो हमारे बीच ये दूरियां ख़त्म हुई हैं। अब फिर जल्दी से अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके चीज़न बन के ही आ गया था। अब जैसे इसकी नज़र यहाँ पे अपने बॉस पे पड़ती है तो ये हैरान कि आखिर ये चीज़न कहाँ से आ गया। उसे छुपने की कोशिश ही करने लगी थी कि वो मुझे ना ही देखे, बट वो इसे अपने आड़ों हाथों ले ही चुका होता है कि तुम इधर कैसे आई हो। तो ये उसे बता देती है कि मास्टर लैंड से मिलने के लिए आई थी और यहाँ पे उल्टा फिर उससे भी पूछने लगती है कि आप कैसे आए। वो उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आया था, आज मेरी मास्टर लैंड के साथ मीटिंग थी ना। तो ये उसकी बात समझ जाती है। इवन कि यहाँ पे लैंड को कॉल भी करने लगी थी, बट वो इसे मना कर देता है। अगले दिन जैसे ही चीज़न इसे अपने साथ वॉक पे चलने को बोलता है तो ये साफ मना कर देती है। इसने लूजियन के साथ यहाँ पे कहीं जाना था। ये देख के चीज़न तो यहाँ पे अपसेट हो जाता है। खैर इसे क्या ही कहता, उसे इतना तो पता था ना कि लूजू बस इसका फ्रेंड है और कुछ नहीं। ये सब मिलके अपने कॉन्सर्ट की तैयारियों में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। लूजू तो हर हाल में रुआन को सपोर्ट करने में आगे ही होता है। अभी तो ये कंफ्यूज ही थी कि पता नहीं लैंड मास्टर भी वहाँ पे आएंगे या नहीं। अगर वो गेस्ट बन के भी आए ना तो मुझे बहुत सारी खुशी होगी। ऑफिस में जब आज के दिन चीज़न को यहाँ पे रुआन नज़र नहीं आती है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है कि पता नहीं ये लड़की आखिर कर क्या रही है आजकल। कॉन्सर्ट के प्रमोशन की वजह से वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि वो काम जल्दी निपटा के आज घर ही चली गई थी। ये बात यहाँ पे उसे डायरेक्टर के थ्रू ही पता चलती है। अब तो उसे यहाँ पे उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होने लगी थी।
लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते वक्त कुछ लोग तो इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी करने लगते हैं कि ये तो फेक ब्रॉडकास्टिंग वगैरह ही करती है। मास्टरलैंड भी इसे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। अब काफ़ी सारे लोग तो फिर रुआन की साइड ही ले रहे होते हैं। ये भी हिम्मत नहीं हारती, बल्कि इस सब को अच्छे से हैंडल कर लेती है। इवन कि यहाँ पे मास्टरलैंड ने भी उसकी बहुत सारी हेल्प कर दी थी। उन्होंने तो इसका बहुत अच्छे से साथ दिया था। इवन कि वो इसके कॉन्सर्ट की प्रमोशन वगैरह भी करने लग जाते हैं कि ये एक टैलेंटेड गर्ल है, सो इसलिए इसके कॉन्सर्ट में ज़रूर आना। ये तो अब फिर से पास्ट में खो ही गई थी कि कैसे एक दफ़ा परफॉर्मेंस को लेके ये कितनी ज़्यादा नर्वस। तो फिर तब चीज़ें ने इसकी हिम्मत बंधाई थी और ये भी कहा था कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगी। तब उसे क्लोज देख के ना ही समझी थी कि शायद ये मुझे किस करने वाला है, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, तब इसकी और उसकी दोनों की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई थी। ये तो अब फिर फ़ौरन से जीजन के पास ही पहुंच आई होती है। यहाँ पे अभी अभी तो वो अपना काम निपटा के आया था। ये अब उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है कि कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे खाना बनाने की ट्राई कर रहा था। वो तो बाकायदा इसके लिए नूडल्स वगैरह भी बना के लाता है। जैसे ही उसे कहती है कि मुझे पता था कि इस सब के पीछे तुम ही हो, तो ये अब समझने लगता है कि कहीं इसे सारी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। इवन कि इमेजिन भी करने लग जाता है कि जैसे ये उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही है। अब फिर खैर ये तो उसका सपना था ना। अब ये मास्टरलैंड है, ये बात तो अभी से कुछ भी पता नहीं चली थी। वो तो बस इससे ब्रॉडकास्टिंग को लेके बात करने लग जाती है कि तुमने वहाँ पे मेरी हेल्प की है ना। तो ये भी ऐसे कह देते हैं कि जाहिर सी बात है, मैं कभी भी तुम्हें ट्रबल में देख ही नहीं सकता हूँ, तो अब ये फिर मुझे ऐसा करना ही पड़ जाना था। ये फिर उसे कुछ दिखाने की बात करने लग गया था कि तुम्हें अब मेरे साथ कहीं पे चलना पड़ेगा। ये सब सुन के यहाँ पे वो तो सरप्राइज रह जाती है कि आखिर ये मुझे कहाँ पे लेके जाना चाहता है। चीज़ें तो इसे कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाने के साथ ये भी कहने लगा था कि जब मैं अब्रॉड जहाँ भी घूमने के लिए जाया करता था ना, तो हर वक्त बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। अब मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ये क्लिप्स वगैरह मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के देखूँगा। चलो फाइनली ये वाला सपना तो मेरा आखिरकार पूरा हो ही गया। और इसे ये भी कहने लगता है कि वहाँ जब मैं खाना खाने के लिए जाता था ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता था। ये सारी बातें बताते वक्त बेचारा काफ़ी ज़्यादा सैड भी लग रहा होता है। अब ये भी उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं तो पछता ही रही थी कि जब तुमने मुझे मेरे साथ चलने के लिए कहा था ना, तब मैंने मना क्यों कर दिया। और इससे ये भी बताने लग जाती है कि पहले लैन को और तुम्हें लेके ना मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बट अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो तुम्हें लेके मेरे दिल में फीलिंग्स है ना, वैसे लैन को लेके नहीं है। माना तुम्हारे जाने के बाद वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया था, बट नहीं, मैं उसके बारे में ऐसे कभी सोच ही नहीं पाई हूँ। ये सब सुन के ना यहाँ पे चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड देन फाइनली इन दोनों ने अब से डेटिंग करने का फ़ैसला कर ही लिया था कि अब बहुत कर लिया हमने सब्र, अब तो चलो करीब आने का वक्त आ ही चुका है। चीज़ें नोट करता है कि रुआन डाइटिंग करने के चक्कर में ना जेलीज ही खाती रहती है, इसलिए स्पेशल आज का ब्रेकफास्ट वो खुद ही इसके लिए बना के लाया होता है। ये सब देख के ना यहाँ पे रुआन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। इस दौरान इनकी नज़र पड़ती है कुछ कॉलीग्स पे, ये तो चुपने ही लग गई थी। वो यहाँ पे हैरान हो रहे होते हैं कि हमने अभी अभी बॉस की गाड़ी में ना एक लड़की को बैठे देखा था, इसलिए इस बार में उनसे पूछने लगते हैं। यहाँ पे चीज़ें तो साफ मुकर गया था कि इधर तो कोई भी नहीं है और वहाँ से जाने की करते, बट इन्हें तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला ज़रूर लग रहा था। ये तो अब जैसे ही साइड पे जाते हैं ना, ये फ़ौरन से वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो रुआन अपना रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करना चाहती थी। ऑफिस में भी ये सारे मिलके ना अब बॉस को लेकर गॉसिप्स करने लगते हैं। अब जैसे ही ऊपर से वो आ जाता है, तब ये सारे यहाँ से भाग गए थे। अब जब मीटिंग के दौरान ही ये तो फिर अपने बॉस से चैटिंग वगैरह करती रहती है ना, ये सब कुछ यहाँ पे डायरेक्टर रियान ने बहुत अच्छे से नोट कर लिया था। उसे तो लग रहा होता है कि ये ना किसी तरह से अब रिलेशनशिप में आ ही चुकी है। अब वो कौन पर्सन है उसका तो पता ये चला के ही रहेगा। अब मीटिंग ख़त्म होने के बाद सभी लोग तो वहाँ से चले गए थे, बट पीछे से चीज़ें और रुआन ही रह जाते हैं। वो तो यहाँ पे इसके क्लोज आने की कोशिश करने लग गया था। आसपास कोई नहीं होता तो ये कहने लगती है कि देखो आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो यहाँ पे उसे किस कर लेता और साथ साथ ये भी बताने लगा था कि मैं ना 2 दिनों के लिए बिजनेस मीटिंग पे जा रहा हूँ, इसलिए पीछे से अपना ख्याल रखना। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए घर पे एक गिफ्ट भी प्रिपेयर कर दिया था, सो जाके देख लेना। बाकी कहाँ पे है वो तो तुम्हें ही तलाश करना पड़ेगा। ये तो मन में यही सोच रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन मैं चीज़ें के साथ ऐसे भी रहूँगी। बेचारी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। अब तभी अचानक ये लोग यहाँ पे ना CCTV कैमरा को नोट करते हैं कि ओ नो, कहीं इसमें से किसने हमें देख तो नहीं लिया।
अब नेक्स्ट सीन में हमें इसे घर पे ही दिखाया जाता है। फाइनली इसे उसका रखा हुआ गिफ्ट मिल ही चुका था। रुआन तो यहाँ पे बहुत सारी जेलीस देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड फ़ौरन से उसे थैंक यू का मैसेज करने लग गई थी, जो कि जीजन देख के स्माइल करता है। ऑफिस में लूजू और रियान ने तो इसे घेर ही लिया था कि अब तुम हमें बता सकती हो कि आखिर तुम किसके साथ डेट कर रही हो। इसे जल्दी से कॉल आ जाती है तो ये फ़ौरन से उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से भागी गई थी। वो कॉल एक्चुअली में टाव टाव की ही होती है। उसे भी जब से पता चला था कि उसकी बेस्टी तो रिलेशनशिप में है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि क्या तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता सकती हो कि वो कौन है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये कहती है कि जब मैं तुमसे मिलूँगी ना तब फिर सारी बातें बता दूँगी। अब थोड़ी देर के बाद इसके पास लूजू की एंट्री होती है, जो कि इसे यही कह रहा था कि ओह तो तुमने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि तुम पहले से ही किसी लड़के के साथ डेट कर रही थी। ये उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ये सुन के वो यहाँ पे हंसने लग जाता है कि तुमने क्या समझा कि मैं नाराज़ हो गया हूँ। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम जिसके साथ भी रहो खुश रहो और मैं बस तुम्हें हंसता मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहता हूँ। एंड देन इसे ट्रीट ही मांगने लगा था और दोनों ही फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीज़ें जब इसे वीडियो कॉल करता है ना तो कल तैयार रहने को ही कहने लगा था कि हम दोनों मिलके एग्जीबिशन देखने के लिए जाएंगे, यही तुम्हारा ख्वाब था ना। ये सुन के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब फिर हमें अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है। रात को सारे कॉलीग्स इससे कहते भी हैं कि चलो हमारे साथ चलो, बट ये उन्हें मना कर देती है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो भाग के बाहर आ गई थी, क्योंकि बाहर चीज़ इसका वेट जो कर रहा था। ऊपर से तभी ये सारे वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं लेट यहाँ से निकलूँगी, तो फिर इतनी जल्दी कैसे जा रही हो। अब फिर जैसे उनकी नज़र यहाँ पे अपने बॉस पे पड़ती है तो हैरान कि अरे बॉस, आप मीटिंग से वापस आ भी गए। और जैसे ही फिर इसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं तो भागा भागा चीज़न आता है कि वेट, मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में ना यहाँ पे रुआन को अपने साथ ही लेके जाना है। ये सब सुन के वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम अपने बॉस के साथ चली जाओ, हम खुद ही चले जाएंगे। अब ये जैसे ही एग्जीबिशन हॉल पहुँचते हैं तो सामने से फिर से कॉलीग्स को देख के ये बेचारी डर जाती है कि ओनो अब क्या करूँ। एक बहाना मार के वापस ही आ गई थी। अब जैसे ही ये एक साइड पे जाता है तभी पीछे से सारे कॉलीग्स पहुँच जाते हैं और इससे पूछने लगे थे कि तुम इधर क्या कर रही हो, तुम तो बॉस के साथ गई थी ना, और वैसे भी हमने अभी अभी देखा है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, तो क्या तुम हमें दिखा सकती हो कि वो कौन है। बट ये तो उन्हें जल्दी से वहाँ से भेज देती है। ये सारा सीन तो इधर चीज़ैन ने भी देख लिया था। वो अब गाड़ी में आके काफ़ी ज़्यादा अपसेट बैठ गया होता है कि देखो अब हम अपना रिलेशनशिप पब्लिक तो कर सकते हैं ना, बट तुम क्यों नहीं मान रही हो, हम कहीं भी घूमने के लिए जा ही नहीं सकते हैं। ये उससे थोड़ा सा और टाइम मांगती है कि देखे अभी नहीं, वरना सारे कॉलीग्स हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। अब वो भी कह देता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता हूँ, सो इस बारे में अच्छे से सोच लो। अब यहाँ पे इसका हाथ भी पकड़ लेता है। वो भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता दूँगी। अब फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि अब मैं क्या करूँ, और फिर फ़ौरन से टाव टाव को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुला रही थी। अब फिर हमें इन दोनों को साथ में बैठे दिखाया जाता है। अब जैसे ही उसे अपनी बेस्टी से पता चला था कि ये तो चीज़न के साथ डेट कर रही है, तो वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है और ये भी पूछने लगी थी कि तुम लोगों का डेटिंग तब से स्टार्ट हुई है जब मैंने तुम दोनों को मिलवाया था। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस अभी अभी की बात है, तुम बस ऐसे ही खामखा में बहुत ज़्यादा सोच रही हो। अब इसे यही कहने लगती है कि वो चाहता है कि मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दूँ। सो मैंने सोच लिया कि कॉन्सर्ट के वक्त ना जब सारे फैंस वगैरह इकट्ठे होंगे तो तभी फिर मैं अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दूँगी। वो भी कह देती है कि हाँ बेस्ट आइडिया है। अब फिर बाद में हमें ये भी दिखाया जाता है कि इसने ना एक फेमस एक्ट्रेस बाइलू का सॉन्ग सिंग कर लिया था, वो भी किसी को नहीं पता होता। अब जैसे ही इसका क्लिप यहाँ पे पब्लिक हो जाता है ना तो सारे फैंस इसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं। यही कहने लगे थे कि इसने फेम हासिल करने के लिए ही ना बाइलू का सॉन्ग सिंग किया। ये सब देख के ये बेचारी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पे चीज़ैन को भी इसकी फ़िक्र होने लगी थी कि रुआन को लेके लोग बातें कर रहे हैं। वो फिर इससे कहता भी है कि देखो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये भी कहने लगी थी कि हाँ वैसे भी मैं एक छोटी मोटी सी तो एक्ट्रेस हूँ, लोगों ने क्या ज़्यादा बातें बना लेनी है। अब तभी ऊपर से लूजू आ जाता है कि बाहर तो बाइलू के फैंस इकट्ठे हो गए हैं और वो तो यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। ये फ़ौरन से इसे लेता हुआ वहाँ से भाग जाता है कि वो लोग इसे ज़्यादा तंग ना करें। नेक्स्ट हमें इन्हें फिर बाइलू के असिस्टेंट के पास ही बैठे दिखाया जाता है।
ये तो उससे यही बात करने के लिए आए होते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, बट वो यहाँ पे इसकी वॉइस को ही ना बाय करने का सोच बैठी थी। ये सुन के ये तो सरप्राइज़ पहले एक वजह से बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया था और अब फिर से वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसे भी तो अपनी लाइफ में सुकून चाहिए था ना। अब मसला हल नहीं हुआ था तो ये काफ़ी अपसेट होती है। तो वो इसे कहता है कि डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकाल ही लूँगा ना। ये सब सुन के यहाँ पे रुआन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे लिन के साथ ही दिखाया जाता है। वो तो इसे यही कह रही होती है कि देखो, अब तुमने जो अपनी मास्टर लैंड वाली आइडेंटिटी रुआन से छुपाई हुई है ना, वो उसे बता दो। जब उसे पता चलना है ना तो तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। वैसे भी लड़कियां इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बट ये अभी कुछ नहीं बताने वाला था कि देखो पहले उसका जो भी मसला है ना वो हल हो जाए, उसके बाद ही कोई बात करेंगे। अब ये तो दिन ब दिन परेशान होती जा रही थी, इवन के घर पे ही बैठ गई होती है क्योंकि बायलू के फैंस तो इसे ऑफिस जाने ही नहीं दिया करते थे। अब इसे इतना ज़्यादा परेशान देख के टाउ टाउ से तसल्ली देती है कि डोंट वरी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। अगले दिन तो फिर चीज़ें इसे घुमाने के लिए लेके आया होता है और इसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। अब यहाँ पे तो इसका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो इसे अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए भी लेके जाता है। इसका दिल तो नहीं था बट वो घसीट के इसे लेके आ ही चुका था। अब जैसे यहाँ पे एक वाइट ड्रेस ट्राई करती है ना तो इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि चीज़ें तो उससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता। अब बाहर आके इसने फाइनली उसे मास्टरलैंड वाली अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताने का फ़ैसला तो कर लिया था, बट अचानक ही रेन स्टार्ट होने की वजह से वो इसे कुछ बता ही नहीं पाता। अब इसका कोट इसके पास रह गया था। सो रुआन जैसे ही उसे वापस करने के लिए जाती है ना, तभी देखती है कि उसका डोर तो ओपन है। तभी अचानक ही इसकी नज़र तो उसके लैपटॉप पे पड़ जाती है जहाँ पे कि उसकी लैंड वाली ID ओपन ही थी। ये सब देख के वो सरप्राइज, और तभी अचानक देखती है अभी अभी लैंड वाली ID से चीज़ें उसे मैसेज कर रहा है। ये सब तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। अब तभी अचानक इसकी भी उस पर नज़र पड़ी जाती है। चीज़ें उसे कुछ एक्सप्लेन तो करना चाहता था बट ये सुनने से मना कर देती है कि अच्छा तो तुम कब से मुझसे झूठ ही बोलते आ रहे थे और मैं हर दफ़ा ही तुम पे विश्वास कर लेती हूँ, आखिर तुम कितनी दफ़ा मेरा दिल तोड़ोगे। ये सब कहती हुई वहाँ से चली जाती है। वो इसे समझाने के लिए आता भी है कि देखो एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो, बट ना, ये तो अपने रूम का डोर ओपन ही नहीं करती। इवन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। वो भी फिर इसके रूम के बाहर ही बैठ गया था और ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात ही गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही होता है ना, ये उसे बहुत सारे मैसेजेस करता है बट उसने तो अपना फ़ोन ही स्विच कर दिया था। सो इसलिए वो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। फिर इसकी जगह पे लिन इससे बात करने के लिए आती है और ये भी बताने लगी थी कि देखो वो तुम्हें लेके ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है और वैसे भी वो इस बारे में तुम्हें बताने ही वाला था, बट नहीं, ये उसकी भी नहीं सुनने वाली होती। तभी अचानक देखती है कि फाइनली बायलू वाले मामले को तो यहाँ पे चीज़ें ने हल कर ही लिया है और ये न्यूज़ तो फ़ौरन से इसे भी दिखाने लग जाती है। अब इसे भी एहसास हो ही गया था कि वाकई में चीज़न मुझसे बहुत लव करता है। इन सारी सिचुएशन की वजह से ना इसने पहले अपने कॉन्सर्ट को ना पेंडिंग में ही रखा हुआ था। अब फाइनली इसने उस सब का अरेंज करने का भी डिसाइड कर ही लिया था। थोड़ी देर के बाद चीज़न इससे बात करने के लिए आता है बट ये कह देती है कि हम ना अब कॉन्सर्ट के बाद ही मिलेंगे, तो तब तक के लिए मेरा वेट ही करना, और ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट इसके कॉन्सर्ट में बहुत सारे फैंस इकट्ठे हो ही चुके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बारी आती है लूजू की, और यहाँ पे तो वो सॉन्ग सिंग करते वक्त ना काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा था। सारे फैंस ही उसे बहुत चीयर्स करते हैं। लूजू के बाद अब सॉन्ग सिंग करने की बारी नेक्स्ट फिर रुआन की आ जाती है। वो तो एक इमोशनल सा सॉन्ग ही सिंग करने लग गई थी और साथ ही साथ सबसे अपोलोजाइज भी करने लग जाती है कि हाँ, बायलू का सॉन्ग मैंने ही सिंग किया था बट मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग मुझसे इतना ज़्यादा हेट करने लग जाओगे। अब ये सारा कुछ यहाँ पे बायलू भी देख रही होती है। उसे भी एहसास हो गया था कि वाकई में मैंने रुआन के साथ अच्छा नहीं किया। और फिर तभी हमें एक मास्क मैन को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि चीज़ें नहीं होता है। वो स्टेज पे आके इसके साथ ही एक लव सॉन्ग की परफॉर्मेंस देने लगा था और ये वही वाला सॉन्ग होता है जो कि कभी कॉलेज लाइफ में इन दोनों ने साथ में मिलकर ही परफॉर्म किया था। अब उसके कहने पे ये फिर उसका मास्क हटा देती है। सभी लोग ही एकदम सरप्राइज के ओहो, तो मास्टर लैन कोई और नहीं बल्कि चीज़ें नहीं है। यहाँ पे ये तो फिर सभी को अपनी स्टोरी सुनाने लग गया था कि कैसे मैं पहले बहुत ही स्टूपिड हुआ करता था, इवन कि अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करना तो मुझे आता ही नहीं था। मैं बहुत ज़िद्दी भी था और काफ़ी ज़्यादा रूड भी।
मैंने फिर अपनी लाइफ़लाइन को ना खुद से ही नाराज़ कर दिया और उसके बाद ही सोचा कि उससे रब्ता कैसे करूं। फिर तभी मैं डबिंग में आया और आहिस्ता आहिस्ता देखो मैं मास्टर लैन ही बन गया। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मास्टर लैन वाली आइडेंटिटी के बारे में ना मुझे इसे छुपाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे सबसे ही अपोलोजाइज़ करने के साथ साथ ना इसे भी माफ़ी मांगने लग गया था कि देखो आइंदा के बाद मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊँगा। वैसे भी वो अब इसके बिना कैसे रह सकता था। ये चाहता था कि सब कुछ क्लियर करके ना दोनों फिर से साथ में ही रहना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे चीज़ें इतनी सिंसेरिटी के साथ इससे अपोलोजाइज़ कर रहा था तो ये भला उसे कैसे ना मना करती। फाइनली इन दोनों के बीच अब जो भी नाराज़गी होती है ना वो ख़त्म ही हो चुकी थी। अब इनका रिलेशनशिप तो पब्लिक में भी आ चुका था, सो सभी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। अब तभी हमें फिर बायलू को भी दिखाया जाता है जो कि पब्लिकली आके सबसे अपोलोजाइज़ करती है कि हाँ मैंने ही वो सॉन्ग सिंग करने के लिए ना रुआन को हायर किया था, ये मेरी गलती थी, सो इसलिए आप सारे फैंस मुझे माफ़ कर देना। इधर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो ही चुके होते हैं और इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी अचानक ही इसे चीज़ें मैसेज कर देता है कि अब से तुम आज़ाद हो, जो करना चाहती हो कर लो। यह फ़ौरन से उसके पास आ जाती है कि हाँ मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। अब फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।